बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़त्म किया था और उस टाइम मैंने कहा था जो बची हुई एक्टिविटीज़ हैं उनको पहले करेंगे अगली क्लास शुरू होने से पहले, राइट। तो एक्टिविटीज़ बच रही थी 5.2 तक हम लोगों ने कर लिया था, राइट। प्लांट्स वाली सारी कर दी थी। 5.3 करनी थी, उसमें हम लोगों को कुछ नहीं कर रहा था, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी थी बेटा। 2 टेस्ट ट्यूब में एक में हम लोगों को 1 ml स्टार्च लगाना था, मिलाना था। 1 ml स्टार्च का सॉल्यूशन इसमें लेना था और 1 ml स्टार्च का सॉल्यूशन बेटा हम लोगों को इसमें लेना था। उसके बाद इसने कहा एक टेस्ट ट्यूब में आप लोग ऐसे आके हाथ थू थू करके थूक देना, ठीक है, हाँ ऐसे थूक देना, कोई दिक्कत नहीं। और मस्त वाला जो आपका सलाइवा निकलेगा वाइट वाइट सा, और जब वो टेस्ट ट्यूब के अंदर जाएगा उसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देना और इस ट्यूब को ऐसे छोड़ देना। तो आप जब आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद जब भी देखोगे उस स्टार्च सॉल्यूशन को जिसमें आपने हाथ थू किया था, तो वो वाला जो स्टार्च सॉल्यूशन होगा वो कैसा कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो चुका हो। क्यों हुआ होगा ऐसा कि जो आपके पास टाइलिन होता है, सलाइवरी एमाइलेज जो होता है, सलाइवरी एमाइलेज का दूसरा नाम टाइलिन है, वो हमारे पास स्टार्च डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया होगा। जब स्टार्च डाइजेस्ट हो चुका होगा तो जब हमारे पास उल्टा बोल दिया, स्टार्च डाइजेस्ट हो गया, स्टार्च खत्म हो गया, उसमें थूका था उसमें तो कोई ब्लू ब्लैक होगा नहीं, स्टार्च खत्म हो गया ना, उसमें स्टार्च डाइजेस्ट हो जाएगा। और जिसमें स्टार्च था उसमें अगर मैं आयोडीन का ड्रॉप डालूंगा तो क्या हो जाएगा, वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि इसमें हमारे पास तो स्टार्च कंज्यूम हो जाएगा ना। टाइलिन जो क्या करेगा, स्टार्च को कंज्यूम कर लेगा, स्टार्च डाइजेस्ट कर देगा, स्टार्च तो बचेगा नहीं, अब तो और अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे स्टार्च रहेगा जिसमें थू नहीं किया था, तो ये वाला कैसे कन्वर्ट कलर हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा, ठीक है। ये एक्टिविटी है 5.3। 5.4 क्या थी एक्टिविटी हमारे को बताने जरा, कौन सी थी? अच्छा लाइम वाटर वाली थी, ठीक है। लाइम वाटर वाली में देते हैं कुछ भी नहीं है, देखो एक आप टेस्ट ट्यूब लेना और इसमें लाइम वाटर ले लेना। क्या ले लेना? लाइम वाटर। अब आप लोगों को मैंने वैसे ही बताया था, लाइम वाटर जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल्की कलर हो गया था चैप्टर 1 में केमिकल रिएक्शन में, राइट। यहाँ पे भी वही करना है, लाइम वाटर है, इसमें ऐसे करके फू करके फूक मार देना। जब आप फू करके फूक मारोगे तो लाइम वाटर में आपने एक्सेलेशन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, CO2 निकलती है। जब CO2 जाएगी तो लाइम वाटर को किसमें कन्वर्ट कर देगी, मिल्की अपीयरेंस आ जाएगा। तो दिस शोज दैट ड्यूरिंग एक्सेलेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज आउट। ये कहानी थी। नेक्स्ट एक्चुअल में जो आपके पास एक्टिविटी है बेटा, वो आपके पास है फर्मेंटेशन के ऊपर है, राइट। उसमें कुछ भी नहीं लेना। जब आप फर्मेंटेशन करा रहे होगे ना, तो मान के चलो यहाँ पे आपके पास एक बैटरी डिश है और इसमें आपने फर्मेंटेशन करा। इस बैटरी डिश को आप एक टेस्ट ट्यूब की मदद से यहाँ पे रखना और यहाँ पे लाइम वाटर रख देना, राइट। अब आप देखोगे लाइम वाटर मिल्की तो हो रहा है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। फर्मेंटेशन कार्बन डाइऑक्साइड में निकलेगा लेकिन बहुत धीरे धीरे। वैसे इथेनॉल निकलता है C2H5OH। फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट क्या था, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल रही है लेकिन जितनी तेजी से हमारे पास एक्सेलेशन में वाइट हो गया, इतनी तेजी से नहीं होगा, ठीक है। ये कहानी थी हमारे पास इस टॉपिक की। इससे अगर कोई एक्टिविटी रह गई है, इसके ट्रांसपोर्टेशन शुरू करना है। 5.6 एक्टिविटी क्या है, तो बताया था फिश का कि बेटा फिश जो होती है वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन में रहती है। जब वो सांस ले रही होती है तो वो कैसे करती है, हवा है नहीं उसके आसपास, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन से लेना होता है। तो ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स जो है हमारे पास ब्रीदिंग करती है। हम लोग कितना करते हैं एवरेज 15 से 16 मैंने आपको ऊपर टाइल्ड वॉल्यूम में ग्राफ बना के दिखाया था। 12 से 16 टाइम्स है, वैसे तो 15 से 16 है, ठीक है। 500 ml आता है, ठीक है, करना, ठीक है। तो वही लेवल 12 से 16 लेना, कोई दिक्कत नहीं। ऑन एवरेज 15 to 16 भी लिखा रहता है, 12 to 16 चलेगा। हीमोग्लोबिन का लेवल भी यही रहता है, 12 से 16 लेवल। अभी यहाँ पे ये अगली एक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन जो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बेटा। ट्रांसपोर्टेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बताई। उसमें भी एक एक्टिविटी उसने कहा है आप जाना डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास से वेटरनरी के पास जाना, सबके हीमोग्लोबिन ले लेना। जानवर का लेना, गाय का, तुम्हारा ले लेना, ह्यूमन से मेल और फीमेल का ले लेना। अब एक्टिविटी है, अब मैं अभी करा नहीं सकता। हाँ, तो हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट, हीमोग्लोबिन लेने तो क्या ही जाओगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा अगर आप टेस्ट करोगे, आप चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगा कि आपके पास जो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन है वो सब में डिफरेंट है। इवन ह्यूमन बीइंग्स में मेल और फीमेल दोनों में हीमोग्लोबिन का कंटेंट
अलग अलग आता है। फीमेल के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसे हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसकी वजह से ब्लड हर मंथ लूजेज आउट होता रहता है, ऊज आउट होता रहता है, और इस वजह से उनका थोड़ा सा ब्लड वॉल्यूम भी कम पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में उनमें थोड़ा सा कमी होता है, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स के जो मेल पार्ट है में जो है हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा पाया जाता है। ह्यूमन बींग्स के जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 12 से लेकर 16 के बीच में रहती है ग्राम पर मिलीमीटर की, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आप लोगों को पता रहनी चाहिए कि हमारे पास कैसे क्या रहता है। हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने आपको रेस्पिरेशन में पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया था, राइट। अब हम लोग आज अपना आगे टॉपिक पढ़ाएंगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स, और केवल ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक में जो ह्यूमन बींग्स का है उसी को करेंगे, क्योंकि जो प्लांट का है उसको मैं एक्सक्रीशन के साथ करा दूँगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग बेटा? ह्यूमन बींग्स के। अब देखो, ह्यूमन बीइंग में आप लोगों ने क्लास 9 में एक कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था ब्लड। ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है उसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है उसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा में कई सारे प्रोटीन्स होते हैं, ये सारी डिटेल्स हम लोग बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और प्लाज्मा 55% ऑफ द ब्लड रहता है, बाकी 45% में क्या रहते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और उन फॉर्म्ड एलिमेंट्स से फिर हमारे पास लिम्फोसाइट्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ये सारी चीज़ें फिर हमें बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ती है। तो मैंने आपको जो बताया बस आप उतना याद रखिए कि जो हमारा ब्लड है उसमें 55% हमारे पास क्या रहता है बेटा? प्लाज्मा, और 45% हमारे पास क्या मिलेगा? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या मिलेंगे? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब इसमें हमारे पास आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स सब इसमें, ठीक है। और ये मेजरली प्रोटीन्स के लिए काम आता है, ठीक है। ये मेजरली वाटर एंड प्रोटीन्स का आता है। तो प्लाज्मा में मेजरली क्या होते हैं? वाटर, मिनरल्स, आयंस एंड प्रोटीन। हाँ जी बेटा। 44% उनको एक आसपास ही रहता है बेटा, 1% अलग चीज़ें रहती है मेजरली, हाँ अलग चीज़ें रहती हैं, हाँ जो रहती है, लेकिन मेजरली अगर आप देखोगे डिस्क्रिप्शन तो 55 और 45 में मैं भी ट्रांसफर कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के 10th के लेवल पे इतना नहीं है, हैं, तो हम लोग प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट में चल सकते हैं, ठीक है। और 1% अदर मटेरियल्स बिल्कुल रहते हैं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी बातों से, पर मैं उतना डिटेल में अभी नहीं जा रहा। तो बस फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या बेटा? वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं, आयंस भी बैलेंस करने के लिए कुछ आयंस ही पाए जाते हैं ब्लड में, ठीक है। बफर्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें बाद में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री वाला टीचर पढ़ाएगा, यानी कि मैं पढ़ाऊँगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 55% प्लाज्मा और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स में आरबीसी होता है। आरबीसी अगर हमारे पास बन के ख़त्म हो जाती हैं तो एक जगह जाती हैं जहाँ पर इकट्ठे हो जाती हैं, जहाँ से हटा पड़ता है, जहाँ से हटाना पड़ता है उस जगह का नाम होता है स्प्लीन। क्या बोलते हैं बेटा उसे? स्प्लीन। और स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड यानी कि मुर्दों का घर। ऐसे ही मुर्दे आरबीसी जो हैं वो कहाँ पर रहते हैं बेटा? हमारे पास स्प्लीन में, ठीक है। ये सारी चीज़ें। डब्ल्यूबीसी का मेन काम आप लोगों के एंटीबॉडीज के फंक्शन में है, एंटीजन का, यानी कि आप लिख सकते हो आपके इम्यूनिटी सिस्टम में है। इसमें है बेटा इम्यूनिटी सिस्टम में, जहाँ पे भी आपकी चोट लगेगी डिसीज के अगेंस्ट, अगर किसी चीज़ को बचाना है तो उसका काम कौन करता है? आपकी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जहाँ पे भी इन्फेक्शन होता है उस जगह पर ऐसे अमीबा की तरह होते होते ऐसे होते उस जगह पर पहुँच जाती है ना, हाँ ऐसे होते। और इस मूवमेंट को कहते हैं अमीबॉइड मूवमेंट, क्योंकि अमीबा की तरह मूवमेंट किया है। लेकिन डब्ल्यूबीसी जब ये अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं बेटा, उस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं डायपेडिसिस। क्या बोलते हैं? डायपेडिसिस। और जो प्लेटलेट्स हैं हमारे पास, ये आज हम लोग पढ़ेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा, और लास्ट टॉपिक रहेगा ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग्स का, तो उसमें आपको प्लेटलेट्स का काम समझ में आ जाएगा। हाँ जी, क्या होता है टाइम ड्यूरेशन? हाँ वो बताऊंगा, हाँ उन सबका अलग अलग होता है बेटा। 120 डेज, फिर हाँ आरबीसीज का 90 to 120 डेज होता है। इसमें कई, अब इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, है ना। अब इसमें इन सब के भी अलग अलग हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन हो जाएगा, बाइफर्केशन हो जाएगा,
तो इतना डिटेल में अभी हम मिल जाए। हाँ इतना याद रख सकते हो, आरबीसी का आपको क्या रहता है 90 to 120 डेज, अगर एनटीएससी में आएगा तो ये आता है 90 to 120 डेज, ठीक है। 120 डेज स्पेसिफिक लेके नहीं चलेगा, ठीक है। सो आगे अगर मैं बात करता हूँ बेटा, ये सब तो हमारे पास बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था। प्लाज्मा में आते हैं, ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास क्या रहता है, प्लाज्मा रहता है, और प्लाज्मा में मेजरली ग्लोब्यूलिन्स, प्रोटीन्स वगैरह ये सारे रहते हैं, अल्फा बीटा गामा ग्लोब्यूलिन को छोड़, इतना हमें जानने की जरूरत अभी के लिए तो नहीं है। 12th में बायो वाली मैडम है, 11th में वो मैम कराई देंगी आपको, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन बॉडी में, अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ब्लड, इस ब्लड को एक जगह, क्योंकि ब्लड क्या करता है आप लोगों का, फूड में से जो एनर्जी की उसको ट्रांसपोर्ट करना है, ब्लड को ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, कुछ आयंस होते हैं ब्लड को वो भी ट्रांसपोर्ट करने हैं। तो जब ब्लड का इतना सारा काम है कि इसे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना है, तो कोई ना कोई ऑर्गन तो आपकी बॉडी में ऐसा होना चाहिए जो इसको ट्रांसफर कर सके, राइट। तो ऐसा ऑर्गन का नाम है आपके पास कैसा, हार्ट। क्या नाम है बेटा उसका, हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। डायग्राम ह्यूमन हार्ट का मैंने इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि वो थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। क्लास 11th में आप लोग जब ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ेंगे तब पूरा डिटेल में जाएंगे, इसीलिए जैसे मैं आपको अभी समझाऊंगा वैसे आप लोग समझ लें, ठीक है। मैं ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बिल्कुल आराम से और आसानी से समझाने वाला हूँ आप लोगों को, और जैसे बता दूँ बस ऐसे समझ लें, ठीक है। देखो एक्चुअल में हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो, इसके लिए अलग अलग कंपार्टमेंट रखे गए, अलग अलग चैम्बर रखे गए। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है बेटा, उसके हार्ट के चैम्बर भी बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करेंगे फिशेस की, तो बेटा फिशेस में हमारे पास 2 चैम्बर्ड हार्ट्स। अगर मैं बात करूंगा एम्फीबियंस की, और बेटा इसके बाद एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की, तो बेटा इनमें नहीं, बेटा इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट्स हैं, लेकिन इन रेप्टाइल्स के कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि आपका क्रोकोडाइल, इसके अलावा आपका एलिगेटर, और इसके अलावा आपका गैवियल्स गंगा में पाए जाने को आप घड़ियाल बोलते हो, ठीक है। इन सब के बेटा कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। इसके बाद आपका जो बर्ड्स आती हैं इनके भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, और उसके बाद जो आपके मैमल्स आते हैं इनमें भी कितने चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं बेटा, 4 चैम्बर्ड हार्ट इनमें भी पाया जाता है। अभी 4 चैम्बर क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, भाई हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले हैं, ठीक है। और 2 चैम्बर का भी देखने में क्या दिक्कत है, और 3 चैम्बर, 5 चैम्बर है, 5 चैम्बर अभी तक तो नहीं है। कॉकरोच के 13 चैम्बर हार्ट्स हैं। अगर पूछे तो मैक्सिमम चैम्बर किसके हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कॉकरोच हैज 13 चैम्बर्ड हार्ट्स। एक बार चेक कर लेना, वैसे इतना ही, ठीक है। सो तो उंगली जितना है, हाँ होता उंगली जितना है ना, लेकिन 13 चैम्बर्ड हार्ट्स बोलते हैं एक्चुअल में, वो साइनसेस और उसमें फ्लो होते हैं। अभी हम लोग वही है, कॉकरोच भी 11th में पूरा डिटेल। वेल अभी हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ह्यूमन हार्ट की, और उसके बाद कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि सर कौन सा राइट पार्ट है, कौन सा लेफ्ट पार्ट है, कैसे आइडेंटिफाई करें, तो मैं आज आपको उसकी ट्रिक भी दे दूँगा, ठीक है। मैंने शायद आपको बताया भी था उस दिन लेफ्ट लंग और राइट लंग के केस में, तो वही काम हम लोगों को आज भी करना है। देखो ह्यूमन हार्ट अगर मैं बनाऊँगा, लाल मार्कर तो दिख नहीं रहा आसपास मेरे को, तो नीले से काम चला लें आज। वैसे भी डायग्राम में एक ही पेन से बना देता हूँ, इतना कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। पेरेंट का ये पेन, देखो यही तो दे रहा है तुम बनाते हो पेपर में बना के आया था। हाँ ये मैं पेपर में ऐसे ही बना के आया, पर मैंने एक्सप्लेन अच्छा कर दिया था। तो वैसे टीचर ने नंबर काट दिए थे, कहा था ये कोई दिल है, लेकिन मेरे से पूछो। हाँ उस टाइम आते नहीं थे डायग्राम बनाने भाई, तो क्या कर सकते थे, यही होता था। खैर अभी अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की, तो ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर हैं बेटा हमारे पास, 4 चैम्बर हैं। तो 4 चैम्बर यानी कि 4 पार्ट डिवाइड कर लो, ये चैम्बर और ये इतना बढ़िया बना दिया, 4 चैम्बर बना दिए हम लोगों ने, ठीक है। ये एक चैम्बर, ये दूसरा चैम्बर, ये दूसरा चैम्बर, ये, ठीक है। अब हमारे पास ये एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है, ये एट्रियम है और ये वेंट्रिकल, ठीक है। अगर आप अपनी ऊपर बुक में देख पा रहे हो तो आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें आपको साफ साफ दिख रहा है, ऊपर वाले चैम्बर क्या है हमारे पास, एट्रियम, और नीचे वाले क्या है हमारे पास, वेंट्रिकल, ठीक है। देखो इधर से
मैं अपना हाथ मिलाऊंगा तो ये वाला पोर्शन मेरे राइट हैंड की तरफ जा रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है आपकी बुक में कौन सा है, राइट। और ये देखो इससे मिला रहा हूँ हाथ, तो ये लेफ्ट हाथ जा रहा है इसकी तरफ, तो ये वाला पोर्शन कौन सा है बेटा, लेफ्ट। अब देखो जो आपके पास यहाँ पर मैंने आपको बताया था लंग्स से ऑक्सीजनेटेड चीजें आती हैं, और ऑक्सीजन कहाँ से आई थी, रेस्पिरेशन कर रहे थे, लंग्स से आ रही थी। तो लंग्स से एक वेन होती है जिसका नाम है पल्मोनरी वेन। ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। लंग्स से एक वेन होती है जो कि हार्ट के पास आकर एट्रियम के ऊपर मिलती है। वो कौन सी वेन होती है, पल्मोनरी वेन। अब वो पल्मोनरी वेन लेके आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या लेके आ रही है बेटा, यहाँ से पूरा लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन से भरपूर मात्रा में ब्लड लेकर आ रही है। अब क्या बेटा, पल्मोनरी वेन, इस वेन का नाम क्या है, पल्मोनरी वेन, PULMONARY, पल्मोनरी वेन, स्टार मार्क कर लेना। आइए बता दूंगा क्यों। देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पास पहले कहाँ पर आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया है। और लेफ्ट एट्रियम से अब होता क्या है, ध्यान सुनना बेटा, यहाँ पर एक्चुअल में सिस्टम इस तरीके से होते हैं कि आप लोगों के पास एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आप लोगों के ब्लड आराम से चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी ब्लड आया, यहाँ पर जो भी ब्लड आया, ये ब्लड का, हाँ ये ब्लड का जो पोर्शन है ये हमारे पास कहाँ आ जाएगा बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। किस में आ जाएगा बेटा, हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में। एक्चुअल में अभी आप लोग छोटे हैं, लेकिन जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे यहाँ पर हमारे पास वॉल्व्स भी होते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ये सब चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत अभी हमें नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन वॉल्व्स का काम कहाँ पे आएगा वो मैं पक्का आपको अभी समझा दूंगा, ठीक है। क्या काम करते हैं ये भी मैं आपको समझा दूंगा। अब मेरे पास ब्लड कहाँ तक पहुँच चुका है बेटा, ऑक्सीजन ब्लड कहाँ से आया था, पल्मोनरी वेन से लंग्स लेके आई थी, और सॉरी लंग्स से पल्मोनरी वेन लेके आई थी और हमारे एट्रियम में डाल दिया। एट्रियम के बाद ये नीचे की तरफ जाता है और अब हमारे पास पहली बार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो वेंट्रिकल में ब्लड है वो अंडर प्रेशर आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है और ये पीछे की तरफ से जाके ऐसे खुलता है। समझ गए, ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सा है हमारे पास, आर्टा या एरोटा। ये कौन सा है बेटा मेरे पास, आर्टा। अब ये जो आर्टा है, इस आर्टा में ब्लड प्रेशर में है, बिल्कुल प्रेशर में है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर ब्लड ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से हमारे पास एक सिस्टोल नाम की चीज़ पैदा हुई। क्या पैदा हुई, सिस्टोल नाम की चीज़ पैदा हुई। और वो सिस्टोल हुआ, उसकी वजह से हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रेशर के थ्रू ऊपर चला गया और अब आर्टा में ब्लड अंडर हाई प्रेशर होता है। कहाँ होता है, अंडर हाई प्रेशर होता है। सर तो हार्ट बूम होता होगा। हार्ट बूम तो नहीं होता, पर हाँ अभी रहता है बहुत, जी धक धक करता है ना ये प्रेशर, हाँ ऐसे रहता है, ठीक है। अच्छा अब सुनो जरा, आगे की बात हम लोग करते हैं। आर्टा से हमारे पास कनेक्ट होती हैं डिफरेंट आर्टरीज। क्या होती हैं बेटा, आर्टरीज। अब ध्यान सुनना, ऐसे याद रखो, ए से आर्टरी, ए से अवे, यानी कि आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। कहाँ लेकर जाती हैं, हार्ट से दूर लेके जाती है। ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग, ए से आर्टरी, ए से अवे। लेकिन सारी आर्टरी हमारे पास अवे नहीं लेके जाती हैं, सिर्फ एक को छोड़, ठीक है। अभी वो हम लोग बाद में बात करेंगे, पर पहले आप जो नॉर्मल चीज़ें याद रखेंगे वो क्या है कि जो भी आर्टरी हैं वो ब्लड को हार्ट से अवे लेकर जाती है, राइट। इतनी चीज़ें क्लियर हैं, नहीं अभी बाद में बात करेंगे। अब सुनो ध्यान से जरा। अब आर्टरीज हमारे पास आ गई। अब जब ये आर्टरी है ना, ये हर एक टिश्यूज में पहुंचती है, हर एक ऑर्गन के पास पहुंचती है। तो ब्लड जो होता है इनके अंदर कैसे रहता है, अंडर हाई प्रेशर में रहता है। अब यहाँ पर देखना बेटा मेरी बातों को ध्यान से, ये मान के चलिए आपके पास आर्टरीज। अब ये आर्टरी किसी एक टिश्यू के पास पहुंच गई, यहाँ पे आपके पास टिश्यू, ठीक है। अब इस टिश्यू में तो ऐसे डायरेक्ट जाएगी नहीं, ऐसे आर्टरी तो डायरेक्ट जाएगी नहीं, तो किसी भी टिश्यू या ऑर्गन के पास पहुंचते समय आर्टरी डिवाइड हो जाती है फाइन नेटवर्क ऑफ स्मॉलर
हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि इतने थिन होते हैं, बाल से भी ज्यादा थिन होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। क्या बोलते हैं बेटा, कैपिलरीज। और ये जो कैपिलरीज होती हैं, इससे आपके टिश्यू में पूरा का पूरा जो ऑक्सीजन ब्लड है वो चला जाता है, और जो ऑर्गन को या टिश्यू को जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो उसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर जो भी ऑक्सीजन चाहिए होता है वो उससे ले लेता है, राइट। अब यहाँ पे तो कैपिलरीज हो गई। अब होता क्या है, किसी भी ऑर्गन में जब ये हमारे पास काम कर जाती हैं तो कैपिलरीज ज्वाइन कर जाती हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जब आर्टरीज से आ रही थी ब्लड तो प्रेशर में था ब्लड, ब्लड के पास प्रेशर थोड़ा हाई था। अब वो सारा का सारा प्रेशर कहाँ पे चला गया है, ऑर्गन के पास या टिश्यूज के पास पहुंच चुका है, क्योंकि उसने ब्लड निकाल लिया है, जब ऑक्सीजन निकाल लिया है, सॉरी। तो जब इतना कर चुका होता है तो ब्लड का प्रेशर हमारे पास कम हो जाता है, क्योंकि हमारे पास बेसिकली जो तेजी से आ रहा था वो टिश्यू पहुंच गया, धीरे धीरे हो गया, तो इसकी वजह से हमारा प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब ये कैपिलरी जुड़ के वापस जाती हैं तो ये क्या बना देती हैं बेटा, ग्रुप ऑफ कैपिलरीज, ये बनाती हैं आपका वेन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आर्टरी लेकर आया, आर्टरी लेने के बाद टिश्यूज में दे दिया, और वहां पे अलग अलग फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड होकर आर्टरीज बोला और कैपिलरीज बोला, और कैपिलरीज कनेक्ट होकर क्या बन गई, वेन्स बन गई। सब जगह कैपिलरी, हर जगह जहां से खून निकले वहां पे कैपिलरी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास, अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं कि जैसे आपने नस काट ली, काटना मत बता, तो हमें कैसे पता पड़ेगा आर्टरी कटी या वेन कटा है ना। और तो इसका आंसर है कि बेटा आप लोग ब्लड के फ्लो को ऑब्जर्व करना, ब्लड के फ्लो को ऑब्जर्व करना। अगर ब्लड का फ्लो कटने हाथ से ऐसे आ रहा है बार धूप 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 धूप, तो समझना आर्टरी कटी है, क्योंकि ब्लड प्रेशर में था और ब्लड सिंपली बस ऊज आउट हो रहा है, बस बाहर निकल रहा है, बह रहा है, इसका मतलब प्रेशर इसमें खत्म हो चुका है, इसका मतलब आपकी वेन कटी है। खतरा किसमें है बताओ? आर्टरी में ज़्यादा खतरा है, जब आर्टरी कटती तो उसमें ज़्यादा खतरा है। मर्द इंसान तो जीता ही नहीं है। नहीं, मरता तो अब ऐसा काम करने क्यों है, ये बेकार क्या है, बस मैंने तो आपको बता दिया कि आर्टरी कटी या वेन कटी कैसे पता लगाएंगे, ऐसे पता लगा सकते हैं। वापस आते हैं बेटा अभी हमारे पास, तो वेन्स तक हम लोगों ने कहानी पहुंच गई थी, आ गई। अब जो हमारे पास वेन्स हैं, इसमें जो हमारा ब्लड है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ऑक्सीजन सारा कंज्यूम हो चुका है बाय द टिश्यूज और ऑर्गन्स। तो वेन्स क्या करती हैं, पूरी बॉडी से डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करना शुरू कर देती हैं, और जब ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करती हैं, कैरी करते हुए लेकर आती हैं, वो दो जगह से। सर ये स्पेसिफिक नहीं कह सकते ना हम कि आर्टरीज या मतलब वेन्स जो होते हैं ऑक्सीडेटरी कैरी करते हैं। क्या क्या दोबारा बोलो, आप क्या कह रहे हो? स्पेसिफिक हम लोग ये नहीं कह सकते कि सारी वेन्स डीऑक्सीडेट करती हैं। मैंने कहा 2 मिनट रुक जाओ, आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी सारी वेन्स एक को छोड़ के डीऑक्सीडेट ब्लड करती हैं। अभी सुनना बस ध्यान से, अब देखो क्या होता है। यहाँ से आपके पास वेन्स आई, अब लोअर बॉडी का जो ब्लड होता है अगर हम लोग उसे लेकर आएंगे तो जो हमारे पास राइट एट्रियम, कौन सा, राइट एट्रियम, तो राइट एट्रियम में यहाँ पर होता है लोअर वेना कावा। क्या होता है, लोअर वेना कावा, जिसे कई किताब में इंफीरियर वेना कावा भी लिख देते हैं। तो फिर वो सुपीरियर कौन सा है? बता रहे हैं। अब ये जो लोअर बॉडी पार्ट है उससे ब्लड यहाँ पे गिर जाता है, लेकिन गिरा कहाँ पे हुई, एट्रियम में। और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है अपर बॉडी का, वो हमारे पास यहाँ पर होता है, और ये आता है हमारे पास सुपीरियर वेना कावा, या फिर इसको हम लोग अपर वेना कावा ही बोलते हैं, ठीक है, अपर वेना केवा, और इसको लोअर वेना कावा या इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। अब चाहे लोअर से आए चाहे अपर से आए, ब्लड गिरेगा कहाँ पर हमारे पास, राइट एट्रियम में ही गिरेगा। ऐसा भी होता है ऊपर से जाए नहीं बेटा दो ओपनिंग है, तो जो लोअर बॉडी का पोर्शन है उसका जो ब्लड आता है वो हमारे पास लोअर वेना कावा से चला जाता है, और जो ऊपर का होता है उसे नीचे जाने की क्या जरूरत, क्योंकि हमारे पास प्रेशर तो अब है ही नहीं और डीऑक्सीजनेटेड है, तो ऊपर वाला आराम से ही चला जाता है, नीचे वाला यहाँ से जब वेन्स लेके आती है तो नीचे डाल देती हैं, ठीक है। ओवरफ्लो ऑफ ब्लड कभी नहीं होगा, जितना ब्लड है उतना ही फ्लो करेगा, ओवरफ्लो कैसे कर जाएगा, है ना। ह्यूमन बॉडी में 5 से 5.5 लीटर तक का खून पाया जाता है, कई किताब 4.5 से 5 लीटर भी लिखते हैं। आयरन टैबलेट खा रहे हैं तो हमारे ऐसा नहीं है कि वो होता है। एक्चुअल में अगर आप लोगों को पता हो तो जैसे हमारी बॉडी में ब्लड कमी जो होती है उसे हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन की बेसिकली कमी होती है, तो हीमोग्लोबिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो जो चीज़, हाँ, तो फिर वो ज़्यादा ही हो जाएगा,
तो पूरे मेडिकल की पढ़ाई कर लो कैसे, बस पूछने में बहुत सारी चीज़ें, बताने की बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें मुझे पता होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं पता होती हैं। अब इसके बारे में पता है थोड़ा बहुत तो बता देते हैं। तो आपने उसका आंसर दे दिया, माइक्रो जोड़ के आया क्या नहीं, अभी नहीं दिया, टाइम ही नहीं मिला। मैग्नेट जोड़ के आएगी, जुड़ के ही आएगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है तो जुड़ के ही आएगी। सर क्या अरे बॉडी में वो रह जाए? हमारी बॉडी इतना स्ट्रांगली अपोज नहीं कर पाएगी मैग्नेटिक पर फोर्स। नहीं, अगर बॉडी में रह जाए तो? रह नहीं सकती। नहीं, अरे अगर बॉडी में रह जाती है तो आपके पेन और ये सब होना शुरू है, जिसको ऑपरेशन की मदद से आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। और जनरली एक्सटर्नल चीज़ें निकल जाती हैं आराम से। हाँ तो बॉडी के अंदर जो ये आप पेन से करो वो भी डिस्प्ले कर सकते हो क्या नहीं, वेन्स में भाई जिसका काम जो मैंने क्या बताया, अगर कोई फॉरेन मटेरियल्स में WBCs वगैरह जाके वहाँ पे वो काम करे, ठीक है। चलो वापस आ जाए अपने टॉपिक पर। अब ब्लड हमारे पास कहाँ तक आ चुका है, राइट एट्रियम तक आ चुका है। ये कैसा है, पूरा डीऑक्सीजनेटेड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब हमारे पास यहाँ पर भर जाएगा। और मैंने आपको बताया था एट्रियम और इसके बीच में हमारे पास एक ओपनिंग होती है, और उस ओपनिंग से सारा ब्लड हमारे पास किस में चला जाएगा बेटा, सर वॉल्स खराब हो जाए? राइट वेंट्रिकल नहीं होती बेटा, फिर उसे मरमर बोलते हैं। वॉल्स खराब होता है तो जो बेकार आती हैं तो इरेगुलर बीट्स आने लग जाती हैं, ठीक है, तो दिक्कतें आ जाती हैं फिर काफ़ी, उसे कहते हैं अगर खराब मरमर। हो जाए तो? मरमर बोलते हैं, MUR बोला तो फिर उस उसके बाद कंडीशन क्या होता है? चेंज कराने पड़ते हैं, स्टेंट डलते हैं, बाईपास कराना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें। तो मर ही ना जाए इंसान ऐसे? इतनी जल्दी तो नहीं मरेगा, पर हाँ मरेगा तो सही कभी ना कभी। हार्ट अटैक क्यों आता है? अलग चीज़ें बता देंगे हर टाइम, को बताया होगा। पढ़ा दूँ आगे, हाँ हाँ। नहीं बता दो माने तो। चलो अब हमारे पास यहाँ पर ये आ गया है, क्योंकि भाई सिलेबस तो खत्म करना है, बात तो कितनी लंबी कर लेंगे। तो अब हमारे पास कहाँ पे आ गया है, राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से हमारे पास जो ब्लड है, ध्यान सुनना बेटा, ये यहाँ से लंग्स में जाती है, और जो लंग्स में जाता है ये जाती है पल्मोनरी आर्टरी, जो क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने क्या बोला, सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड करती हैं, लेकिन एक आर्टरी ऐसी है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जाके फिर ऊपर जाता है, वो हमारे पास कौन सा होता है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक लेकर जाती है, वेंट्रिकल से निकल के और फिर ऊपर से जाती है। राइट वेंट्रिकल से? हाँ, और किससे जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से तो बेटा आर्टा में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पहुँचाएगी, हमारे पास लंग्स में पहुँचा देगी, और लंग्स से फिर वही ऑक्सीजन डीऑक्सीजन का साइकिल चलता रहेगा, और ये कहानी आपके पास वापस से होती रहेगी, ठीक है। बता रहा हूँ, हाँ यही डबल सर्कुलेशन है। आप पूरी बात सुनते जाओ, आराम से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली टेंशन नहीं। ये आपको समझ में आया सर्कुलेशन किस तरीके से हुआ, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है, क्लियर है, ठीक है। अब हमारे पास जो आर्टरीज में ब्लड गया वो कैसे गया था, जब वो प्रेशर में था, जब वो प्रेशर में था, तो इसी वजह से जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं, वॉल्स दीवारें जो होती हैं, है ना, वो थिकर पाई जाती हैं, क्योंकि भैया उसमें ब्लड प्रेशर में आता है ना, हाई प्रेशर में होता है, लेकिन वेन्स में क्या प्रेशर में रहेगा, नहीं। तो इसीलिए वेन्स की जो वॉल्स होती हैं वो होती हैं थिनर। तो वेन्स हैव थिन वॉल्स वेयर एज आर्टरीज हैव थिक वॉल्स। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आर्टरीज आपके पास प्रेशर में ब्लड को लेकर आती है, और उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास ये होता है। आप सुनो, वेन्स में अगर तो काटने में पहले वेन्स कटती होगी? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है ना, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, अंतर पता करने का बता दिया मैंने आपको, वेन्स और आर्टरी के कटने का कैसे होता है। अब वेन्स में जो ब्लड होता है वो प्रेशर में तो रहता नहीं है, लेकिन उस वेन के ब्लड को यूनिडायरेक्शनली फ्लो होना होता है, क्योंकि अगर वो यूनिडायरेक्शनली फ्लो नहीं होगा, अगर बैक मारेगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो, और अगर वो बैक आता है तो आपकी बॉडी में जो टिश्यूज वगैरह थे उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा, फिर वो दिक्कत पैदा करेगा। इसीलिए वेन्स के बैक फ्लो को रोकने के लिए आपकी वेन्स में वॉल्व्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वॉल्व्स। तो वॉल्व्स का काम क्या होता है, दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन द वेन्स। ब्लड अगर हार्ट अटैक आता है तो वो ब्लड हार्ट अटैक आता है तो मैं बता दूंगा, अभी आगे केस आएगा उसका। तीनों चीज़ें अलग हैं, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, है ना, और एक और है क्या, हार्ट फेलियर, ये तीनों अलग अलग चीज़ें, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में ही पढ़ेंगे, पहले ख़त्म तो कर दें टॉपिक, डिसऑर्डर करा दूंगा, 1 मिनट समझ तो लो। यहाँ पे समझ में आ गया, आर्टरीज और वेन्स आ गया, पूरे सिस्टम समझ में आ गया। अब हमारे पास जो ह्यूमन का ब्लड है, जो ह्यूमन का ब्लड है, एक्चुअल में जो हम जैसे ऑर्गेनिज्म कि हायर मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गई,
हम लोग सबसे ज़्यादा जो एनर्जी खर्च करते हैं वो होमियोस्टेसिस में रहने के लिए खर्च करते हैं। किसके लिए करते हैं? होमियोस्टेसिस में रहने के लिए खर्च करते हैं। होमियोस्टेसिस का मतलब है हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने के लिए हम लोग काफ़ी एनर्जी देते हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो जब आप लोगों को गर्मी लगती है तो आप लोगों की बॉडी अपने आप स्वेट प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। ये एक एग्जाम्पल है आपकी बॉडी का अंदर का रेस्पॉन्स है कि हम लोग बाहर के टेम्परेचर को सह नहीं पा रहे हैं और हमें होमियोस्टेसिस यानी कि उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है और उसका रेस्पॉन्स होता है कि आपको स्वेटिंग आ जाती है और स्वेटिंग की वजह से आप कूलिंग इफेक्ट फील करते हैं। नेक्स्ट, जब हमें ठंडी लगती है तो आपके बिना चाहे अनचाहे कैसे ही कर लो लेकिन आप लोग शिवरिंग करना शुरू कर देते हैं। शिवरिंग की वजह से बॉडी में हीट आना शुरू हो जाती है और ये भी एक फेनोमेना है जो आपकी होमियोस्टेसिस को मेंटेन रखने में मदद करती है और ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम एनर्जी इसी चीज़ पे खर्च होती है होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। अब मुद्दे की बात यह है कि हमारे पास ये 4 चैम्बर्ड हार्ट क्यों है? एक्चुअल में हमारी बॉडी में अगर ऑक्सीडेटेड ब्लड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है तो वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव और हम लोग मिक्सिंग ऑफ ब्लड को अडॉप्ट नहीं कर सकते क्योंकि अब हम लोग एक तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ऑक्सीजन काफ़ी अलग से ले रहे हैं तो हमारे लिए काफ़ी दिक्कत वाली चीज़ें हो जाएंगी तो वी कैन नॉट टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ब्लड। सेम केस किस में आएगा आपके पास? बर्ड्स में। लेकिन एम्फीबियंस जिनके आप लोगों के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट्स हैं वो कुछ हद तक मिक्सिंग ऑफ ब्लड को सह सकते हैं। लेकिन अगर फिशेस की बात करेंगे तो फिशेस में क्या होता है, उनका ब्लड सिर्फ एक बार ही सर्कुलेट, हमारा ब्लड आपने देखा 2 बार सर्कुलेट हुआ। एक बार कैसे? आर्टरीज, वेन्स, एट्रियम और फिर वेंट्रिकल, राइट भाई। एक बार यहाँ से गया, एक बार इस चैम्बर से गया लेफ्ट चैम्बर से, एक बार राइट चैम्बर से, इससे पहले लंग्स में गया और फिर हमारे पास हार्ट में आया, राइट। तो 2 बार सर्कुलेट हुआ ना हमारे पास ब्लड और उसके बाद हमारी बॉडी में जाता है, राइट। लेकिन फिशेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिशेस में जो ऑक्सीजन है वो गिल्स में जाता है और गिल्स के थ्रू जो ऑक्सीजन है पूरी ब्लड में चला जाता है और एक ही बार सर्कुलेट होता है वो चीज़, ठीक है। तो फिशेस में अगर आप लोग देखोगे तो ओनली सिंगल सर्कुलेशन इज अलाउड, यानी कि हाँ तभी उसके पास 2 चैम्बर है, केवल 2 चैम्बर है क्योंकि एक ही बार सर्कुलेशन होना है। ऑक्सीजन ब्लड कहाँ जाएगा? गिल्स, गिल्स से ब्लड में सीधा। इसका मतलब जिसके पास भी 4 चैम्बर है उसके पास डबल सर्कुलेशन ही होगा। अगर जिसके पास 4 चैम्बर है तो उसके पास डबल सर्कुलेशन होगा, बिल्कुल सही कोई बात। एक्सेप्शन नहीं है इसमें तो नहीं है, अभी तक जो मुझे पता है उसमें तो नहीं है। क्या बेटा? फीवर के टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर हाई होने की बात अलग है, वो एक्चुअल में इसलिए होता है कि आपकी बॉडी में WBCs वगैरह जैसे ही उधर जाती हैं तो वो जो वायरस पार्टिकल है या बैक्टीरिया पार्टिकल है उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती हैं और जब वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज इन अमाउंट में बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि वो आपके लिए उस बैक्टीरिया वायरस को मारने में फेवर करता है। अच्छा ये बताओ, जब बीपी आई हो तो गुस्सा क्यों आता है? बीपी आई होता है तो गुस्सा नहीं आता, एक्चुअली हाइपर टेंशन बोलते हैं उस चीज़ को, तो वो आपके पास डिफेक्ट ही है, मतलब एक तरीके से वो है। तो जिन इंसान को जल्दी गुस्सा आता है तो एक्चुअली वो एड्रिनल और बहुत सारे ग्लैंड्स की वजह से भी हमारे पास चीज़ें होती हैं, वो अलग टॉपिक में पहुँचेंगे। बोलते हैं हाई प्रेशर, हाँ हाई बीपी, तो वो उसी की वजह से रहता भी है कि ब्लड एक साथ, हाँ हाइपर टेंशन भी तो ब्लड प्रेशर बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, लो बीपी और हाई बीपी। अभी हम लोग देख लेंगे, 2 मिनट रुक जाओगे तो आ ही रहा हूँ मैं डिफेक्ट्स पे, आने तो दिया नहीं अब तक, ठीक है। चलो यहाँ तक आप लोगों को चीज़ समझ में आ गई, डबल सर्कुलेशन समझ में आ गया, आप लोगों को आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज तीनों ट्यूब्यूल सिस्टम समझ में आ गए हैं। अब हमारे पास एक चीज़ और होती है जिसे कहते हैं हम लोग लिम्फ। क्या बोलते हैं? लिम्फ। एक्चुअल में लिम्फ क्या होता है? देखो बेटा, जब आप लोगों के पास ब्लड टिश्यूज़ में चला गया तो टिश्यूज़ में कई बार क्या होता है, छोटे छोटे गैप्स वगैरह होते हैं। अब आपका ब्लड जनरली उसने कंज्यूम कर लिया, लेकिन जो ब्लड उन टिश्यूज़ के थ्रू बाहर आ जाता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? लिम्फ। यानी कि लिम्फ इज सिंपली द टिश्यू फ्लूइड विच इज सिंपली द ब्लड बट it contains less proteins
एज कंपेयर टू दैट ऑफ ब्लड। क्यों? कि आपका ब्लड बेसिकली टिश्यूज में जा चुका है, उसने एब्जॉर्ब कर लिया, पर टिश्यूज में जो भी पोर्स वगैरह होते हैं उससे ब्लड निकल के बाहर आता है और उस टिश्यू फ्लूइड को, क्योंकि उसने रेड कलर भी एब्जॉर्ब कर लिया है, ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब कर लिया है, हीमोग्लोबिन कर लिया है, प्रोटीन भी ज़्यादातर एब्जॉर्ब कर लिया है टिश्यू ने। मिक्सिंग हो जाए तो बता रहा हूँ, अभी मिक्सिंग नहीं होती, मिक्सिंग नहीं होती, बता रहा हूँ हैं। लेफ्ट ओवर ब्लड कह सकते हैं। तो टिश्यूज से जो थोड़ा सा लीक ब्लड रहता है धीरे धीरे, क्योंकि इसका पूरा अलग सिस्टम होता है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं लिम्फ। अब ये लिम्फ जो है बेटा, अब हर टिश्यूज से अलग अलग लिम्फ जाएगा, तो इसका पूरा मैकेनिज्म ही अलग हो जाता है। तो ये लिम्फ छोटे छोटे लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाती हैं, फिर लिम्फेटिक वेसल्स में जाती हैं, और फिर आपके पास ड्रेन हो जाती हैं पूरे ब्लड में ही, और वेन्स में जाके दोबारा मिल जाती हैं, और उसके बाद वेन्स पूरा आपका दोबारा से हार्ट में डाल देता है उसको। यानी कि लिम्फ जो आपका टिश्यू फ्लूइड है वो एंड में लिम्फेटिक कैपिलरीज और लिम्फेटिक वेसल्स में ड्रेन होने के बाद पहुंचेगा कहाँ पे? वेन्स के पास ही पहुंचेगा। तो लिम्फ है क्या? एक टिश्यू फ्लूइड है जो कि हमारे पास उन ऑर्गन्स से निकल जाता है जहाँ पे छोटे छोटे पोर्स या क्लॉग्स प्रेजेंट रहते हैं, तो उनसे निकल के लीक जो हो जाता है ब्लड, जिसमें येलो स्ट्रॉ कलर, मड कलर का जैसे रहता है, येलोइश, और उसमें लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ब्लड। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ। ठीक है, समझ में आ गया। और इसकी कई सारी वो भी हैं कि ये किससे बीमारी वगैरह भी रहती हैं। MALT ये इसके फंक्शनिंग में रोल प्ले करता है। माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये लिम्फ को रेगुलरिटी और रेगुलर करने में, मतलब मैनेजमेंट में सारी चीज़ें अब बहुत डिटेल में हैं। माल्ट क्या होता है तो उसकी फुल फॉर्म मैंने बस आपको बता दिया, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। खैर वो जब हम लोग इम्यूनिटी वगैरह पढ़ेंगे 12th क्लास में तब देखेंगे, अभी तो जानने की ज़रूरत है। अब वापस से आते हैं पहले अपने हार्ट अटैक वगैरह वाले केस पे, क्या होता है और किस तरीके से आता है, आइए देखते हैं। एक्चुअल में क्या हो जाता है कि आप लोगों के पास जब आपकी आर्टरीज, पहले मुझे ये बताओ यहाँ पे सारी चीज़ क्लियर हो गई हैं? अच्छा, अब एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास एक होता है SA नोड, क्या होता है? साइनो एट्रियल नोड। फिर यहाँ पे एक राइट कॉर्नर पे आता है AV नोड। ये कौन सा नोड है? SA नोड, साइनो एट्रियल नोड। और ये है आपके पास AV नोड, क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इसे बोलते हैं AV नोड। तो पहले जो आपके पास हार्ट एक मायोजेनिक ऑर्गन है और ऑटो एक्साइटेबल है, यानी कि मस्कुलेचर है। मायोजेनिक मतलब मस्कुलेचर, और ऑटो एक्साइटेबल मतलब अपने आप को धड़कता है। वो अपने आप क्यों धड़कता है? कि उसमें ऐसे नोड होता है। अब ये ऐसे नोड एक पेस मेकर है, जो आपका पेस मेकर बनाता है ना, वो कौन है? आपका ऐसे नोड। ठीक है, पेस, हाँ, जो आपका धड़क रहा है ना, उसमें मदद कौन करता है? ऐसे नोड। बेसिकली ऐसे नोड से इंफॉर्मेशन AV में जाती है, और AV से हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे वो होते हैं, इसकी जो वॉल्स होती है ना, कॉर्डे टेनिडे बोलते हैं, कॉर्डे टेनिडे। फिर पुरकिंजी फाइबर्स के थ्रू जो बंडल ऑफ, यहाँ पे क्या आएंगी? कॉर्डे टेंडे, कॉर्डे स्पेलिंग तो मेरे को याद नहीं है, टेंडिन है, ये रहते हैं। ठीक है, और इसके थ्रू ट्रांसमिशन जाता है। यहाँ पे एक आता है बंडल ऑफ हिस, क्या आता है? बंडल ऑफ, ये सब एक्स्ट्रा है 10th के लेवल से, हिस। और ये फाइनली पुरकिंजी जो फाइबर्स होते हैं उसके थ्रू जब यहाँ से मैसेज आ गया, तो वो था साइंटिस्ट। हाँ, पुरकिंजी साइंटिस्ट था, तो यहाँ पे पुरकिंजी फाइबर्स ही पाए जाते हैं। पुरकिंजी फाइबर्स के थ्रू आपके पास यहाँ पे जो आपकी हार्ट की वॉल है, इसमें चीजें जाती हैं, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, वो ऐसे नोड की वजह से। आर्टिफिशियल पेसमेकर, हाँ, इसी को बोलते हैं। ठीक है, ऐसे आर्टिफिशियल पेसमेकर बेसिकली वो ऐसे नोड कोई जगह पे अगर काम ढंग से नहीं करता है तो उस जगह पर लगाए। ठीक है, अब अगर आप लोगों की आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो देखो, आर्टरीज अगर आपके पास पहले इतनी मोटी थी, अब ये पतली हो गई। पतली का मतलब क्या है? देखो, कोलेस्ट्रॉल वगैरह हम लोग बोलते हैं, वो दो तरीके का होता है, एक LDL, एक HDL। जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें हमारे पास LDL होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोफाइल, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो आप ये बार बार तेल उबाल के उसी में छोले भटूरे खाते हो ना बाहर के सस्ते से, और उसी तेल में गंदे से मोमोज पल रहे होते हैं, नाले के ऊपर मोमोज बन रहे होते हैं, बेहतरीन वाले जो लगते हैं, इनका स्वाद बिल्कुल वहीं आता है, बिल्कुल नाले के ऊपर खड़ा हो, है ना। और गोलगप्पे वाले भैया जब तक ऐसे करके और वो चटनी मिला के और ऐसे करके तुम्हें गोलगप्पा देने में स्वाद ही नहीं आएगा,
पसीनों का स्वाद होता है वो। छी। हाँ ठीक है, बात तो वही है, जब तक मज़ा तब तक ही आएगा ना, टेस्ट आएगा। तो नमकीन का टेस्ट ऐसा कहाँ से होता है, ऐसा ही होता है बढ़िया वाला, है ना। तो कहने का मतलब है जब आप ऑयली फूड ज़्यादा खाते हो, ध्यान सुनो मेरी बातों को, जब हम लोग ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं तो एक्चुअल में वो हमारी जो आर्टरीज की वॉल्स है ना उसमें जाके डिपॉजिट होना सर एक शुरू हो बात जाता है। बताओ, हाँ वो जो बड़े बड़े लोग ये तो नहीं खाते, उनको हार्ट अटैक क्यों आ जाता है फिर? अब यार ये तो बात अलग है ना, जो मैं चांस बता रहा हूँ किस केस से, कह रही है बड़े बड़े लोग नहीं खाते, कौन कह रहा है नहीं खाते, टीवी पे कुछ और होता है और बाद में कुछ और होता है, सर देखो उनको तो हार्ट अटैक क्यों आता है फिर? अरे बता रहा हूँ बहुत सारे, एक ही रीज़न थोड़ी है, बता रहा हूँ ना क्या रीज़न है, सुनो। तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपके पास यहाँ पर वॉल्स में आके जमना शुरू हो जाता है, और जब ये कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे आकर आपका जमना शुरू हो गया तो आपके पास आर्टरीज की क्या हो गई, थिनिंग हो गई और ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। जब आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो बेसिकली जो आपका ब्लड यहाँ से आ रहा था बेटा, ब्लड फ्लो जो हो रहा था वो क्या हो जाएगा, इस बार उसको अब रेजिस्टेंस ज़्यादा मिल गया। सर ये तो वेस्ट है ना, पर वेस्ट कहाँ है, ये कोलेस्ट्रॉल ये बेकार ही तो बेकार, है। तभी तो यहाँ पे जमा होता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है तो डाइजेस्ट होकर आपकी बॉडी में सही काम करता है, लेकिन जो बैड कोलेस्ट्रॉल हटता है क्या कर रहा ऐसे, है एक्सरसाइज फिर ये? वगैरह करो। ब्लड में क्या कर रहा है? बताते रहा हूँ, आर्टरीज की वेन्स में जाके आर्टरीज में जाके डिपॉजिट, सुन तो लो अब एक मिनट, ठीक है चलो। सुनना है नहीं, जब तक नहीं सुनोगे समझ थोड़ी आ जाएगा ऐसे। आर्टरी बैड कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज की वॉल्स में जाके डिपॉजिट होता है, और आर्टरीज की जो नेचुरल थिकनिंग थी उससे कम थिकनिंग हो गई। अब आर्टरीज की अगर थिकनिंग कम हो गई यानी कि आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, तो जो ब्लड फ्लो पहले जाता था वो अब कम हो गया। अब इससे क्या हो, जैसे आप एरिया कम कर देते हो तो प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। देखो जैसे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, एरिया अगर आपने कम कर दिया आर्टरीज का तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से जो आर्टरीज होती हैं इनकी वॉल्स को डैमेज हो जाती हैं, जिससे आर्टरी रप्चर हो जाती हैं, टूट जाती हैं, और इसकी वजह से आपका जो ब्लड है हार्ट तक तरीके से नहीं पहुंच पाता है और आप लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। क्या आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है, हार्ट अटैक, हाँ अरेस्ट, क्योंकि आपके पास अभी ब्लड ना प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच रहा। अरेस्ट कर लिया इसको। अरेस्ट मतलब हाँ अरेस्ट ही हो गया ना ब्लड तो, इससे लेकर हार्ट अटैक में क्या होता है, आपका हार्ट जो है एक साथ डैमेज हो जाता है, मतलब बस्ट हो जाती हैं चीज़ें, आर्टरीज वगैरह की वॉल्स वगैरह बस्ट हो जाती हैं, तो वो आता है हार्ट अटैक में। और जो होता है हार्ट फेलियर, उसमें हार्ट ब्लड को पंप करना ही बंद करता है, यानी कि वहाँ तो सीधा खत्म ही है मामला। सर वो जो होल्स भी तो होते हैं किसी किसी के। होल्स नहीं होते, वो एक्चुअल में क्या होता है, जब आपके पास ब्लड शूट कर जाता है तो आइज में वो फट जाते हैं, मतलब वो ऐसा कहते हैं कुछ, अब बहुत ज़्यादा डिटेल तो आपको बता पाएगा। पूछ रही मैं, फिर वो जो किसी के दिल में छेद होता है वो तो हाँ फोरामेन ओवेलिस होता है, वो क्लोज नहीं हो पाता बर्थ के बाद, तो वो रह जाता है, उसे कहते हैं फोरामेन ओवेलिस, और यहाँ पे पाया जाता है इस जगह पे, यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं फोरामेन ओवेलिस। ये बर्थ के टाइम पे होता है ये? फोसा ओवेलिस कहते हैं, फोरामेन फोसा बोलते हैं मेरे सर ख्याल विद हेरिटेज है से। वो। हाँ इससे होता क्या है? कुछ नहीं, इतनी दिक्कत नहीं होती, बस ये जो ओपनिंग रह जाती है उसी को हम लोग फोसा ओवेलिस या फोसा ही बोलते हैं, फोरामेन तो यहाँ पे होता है। अलाउड क्यों नहीं करते ऐसे, मतलब ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कोई इतना, हाँ वो फिर मिक्सिंग वगैरह की प्रॉब्लम आ सकती है, अभी बहुत सारी चीज़ मेडिकल की चीज़ें हैं भाई, ये 10th में नहीं है। तो बोलते हैं एज कम हो जाती है फिर। हाँ वो पता नहीं है ऐसा। अबे जल्दी हो जाएगा। और अब सुन लो ना बात आगे, ये चीज़ तीनों चीज़ समझ में आ गई, आर्टरीज की हो गया। अब देखो अब होगा क्या, अगर ध्यान सुनो कि अगर आपके पास ब्लड तो यहाँ से फ्लो कर रहा था, अब अगर यहाँ पे कहीं पे कट लग जाता है तो कट लगने की वजह से आपका प्रेशर, तो यार आप पाइप में से एक ऐसे करो, एक उसको पानी मारो, अब पानी में अगर हम लोग एरिया कम करते हैं तो पानी ज़्यादा प्रेशर से आगे जाता है ना, तो वही वाली कहानी समझ में आ गई कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया वाली। अब मैं कह रहा हूँ उस पाइप में मैं हल्का सा कहीं से कट मारूंगा तो जो पीछे का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमें जल्दी से जल्दी उस कट को क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा, ताकि वो प्रेशर दोबारा से बने। तो ऐसे ही अगर आपकी आर्टरीज में या फिर पूरा सिस्टम में कहीं पे कट लग जाता है, जैसे कि आपके चोट लग जाती है, तो आपका ब्लड बाहर आने लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो ब्लड बाहर नहीं आता है। अगर कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा ब्लड बाहर आता है तो हमारी ब्लड लॉस से मौत हो जाती है ना। अब मैंने कहा आपके में कट लग गया, आपके में क्या लग गया, कट लग गया, तो आपकी बॉडी में ब्लड बाहर आ रहा है, लेकिन अब उस लीक को ठीक करने के लिए आपके पास क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जो किसमें पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं, दे हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। फिर इसमें 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं,
12 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स में एक सीरीज चलती से कहते हैं कैस्केड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स बोलते हैं। कैस्केड मतलब एक के बाद एक चीज़ काम करती रहती है, तो कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स बोलते हैं या कैस्केड ऑफ क्लॉटिंग बोलते हैं, वो चेक कर लेना। तो ये जो कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स चलते हैं, सीक्वेंस चलती है, उससे आपका क्या चलता है, क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है। और जो क्लॉट है आपके ऊपर आपने देखा होगा चोट के ऊपर से बोलते हैं फ्रंट जम गया है, जो फ्रंट जो होता है ना लाल से रंग का, जो आपके पास बेसिकली क्या करता है इस तरीके से जमता है बेटा। वो क्या करता है? ताकि आपका जो ब्लड है, देखो इसने क्या करता है, मैश वायर का नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। आपका ब्लड पहले से बाहर आ रहा होगा, जैसे ही वो मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा तो ब्लड कम बाहर आना शुरू होगा और धीरे धीरे जाल बन जाता है और धीरे धीरे आपका ब्लड जो है रुक जाता है। तो ये किसका काम होता है, हमारे पास प्लेटलेट का काम होता है। और आपके में अगर पूछे क्लॉटिंग फैक्टर में कौन सा विटामिन रेस्पॉन्सिबल है, तो याद रखना विटामिन के आपकी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर का काम करता है, क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ा देता है। इसलिए के यहाँ पर कहता है फाइलोक्विनोन होता है इसका नाम, विटामिन के का, तो वो आपको मदद करता है किसमें, क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ आई थी कि यहाँ पर जो बॉडी है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है एक बार, कहाँ पर आकर, जब हमारे पास नीचे यहाँ पर आती है, इसमें याद है ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट करेगी तभी तो आर्टा में हाई प्रेशर पे जाएगी। जब वो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस समय पर हार्ट की जो कंडीशन होती है उसे हम लोग बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं, सिस्टोल। और सिस्टोल के समय जो आपके पास आपके हार्ट की जो प्रेशर रहता है ब्लड का वो आता है 120 mmHg। ठीक है, और फिर एक कंडीशन आता है जब आपके पास इसमें आता है, यहाँ पे होता है एट्रियम में, यहाँ पे रिलैक्स होता है, यहाँ से जब जाता है तो रिलैक्स हो रहा होता है। जब ये वाली वॉल्व खुलती है ना तो यहाँ पे ब्लड रिलैक्स हो रहा होता है एट्रियम से, तो उसे कहते हैं हम लोग डायस्टोल। रिलैक्स कंडीशन क्या बोलते हैं, डायस्टोल। नहीं बेटा ये है, तो ये डायस्टोल है, ये हमारे पास आता है 80 mmHg। ठीक है, फोन तो नहीं आ रहा किसी का, ठीक है, तो 80 mmHg में हमारे पास आता है। तो सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 120 mm, जिसको हम लोग ऊपर बोलते हैं, और डायस्टोलिक है वो 80 mmHg। अब डॉक्टर आपके पास यहाँ पे लगा के वो करता है ना, पुश हवा करता है ना, बीपी आजकल तो मशीन वैसे भी आ गई है, लेकिन उसको भी देखने का तरीका होता है। तो पहले एक बार गिरता है फिर एक बार रुकता है, तो हम लोग उसमें सिस्टोलिक देखते हैं, फिर दोबारा गिरता है, फिर दोबारा जब वो वाइब्रेशन आती है वो डायस्टोलिक होता है, वो डायस्टोलिक होता है। तो वो जो डायस्टोलिक है वो लोअर ब्लड प्रेशर होता है, और जो ऊपर वाला होता है पहले वाला कौन सा होता है, सिस्टोलिक होता है, जो हमारे पास कितना होता है 120 mmHg का हमारे पास ब्लड रहता है। ठीक है, और जो हमारे पास बाकी चीज़ें हैं वो ये है कि हमारी बॉडी में इस ब्लड प्रेशर को नापने के लिए जो यूज होता है उसे कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। भगवान के लिए कंफ्यूज मत हो जाना, स्फिग्मोमैनोमीटर है। अगर आपको कहीं देखा स्फिग्मोमीटर बेटा, अगर मैनो नहीं लगाए तो ये स्फिग्मोमीटर ऑस्मोटिक प्रेशर को नापने में काम आता है, और ये स्फिग्मोमैनोमीटर अगर आएगा तो ह्यूमन बॉडी के ब्लड प्रेशर को नापने में काम आता है। ठीक है, तो ये कहानी थी। आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हैं, आपका हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, आप लोगों ने एक चीज़ जरूर सुनी होगी, बाईपास सर्जरी। हाँ, बता, बाईपास में कुछ भी नहीं है। अब देखो क्या होता है कि एक्चुअल में अब आपके देखो स्टेंट डलते हैं, आपने सुना होगा इसके स्टेंट पड़ा है। तो स्टेंट में क्या होता है कि आपके पास जैसे अब ये क्या है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल तो जम रहा है, तो या तो इन लोग इसे बल्ब बी से कुछ वर्ड है, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड तो याद नहीं रहा, तो बैलून सा होता है उसको लगा के इनको हटा दिया जाता है, को अगर ये हट गया तो ये ठीक है, एंजियोप्लास्टी वगैरह भी होती है। ठीक है, ये हट गया तो ठीक है, अदरवाइज स्टेंट डाले जाते हैं जिसकी वजह से क्लिप कर देते हैं, इसको पकड़ देते हैं यहाँ पे ऐसे, और इसको भी इधर से पकड़ लेते हैं। तो ये जब इधर से इधर पकड़ लेंगे स्टेंट डल के, तो आपका पीछे का जो एरिया था जहाँ से ब्लड आ रहा था तो ये चौड़ा हो गया ना, तो ये नॉर्मल ब्लड फ्लो हो जाएगा। लेकिन स्टेंट तब तक है जब तक आपकी क्लॉटिंग कितनी हो, 15, 20, 25, 30% अगर आपका कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ है आर्टरीज, तब तो आपका स्टेंट काम कर जाएगा। लेकिन अगर आपकी जो आर्टरीज है उसकी ब्लॉकेज ही बहुत ज़्यादा है, लगभग मान के चलिए 70% है, 60-70 से ज़्यादा है, इतनी ब्लॉकेज है, तो अब इतना जो है आपका स्टेंट काम नहीं कर पाएगा कि इसको भी हटा दें। तो इसे केस हम लोग क्या करते हैं, पीछे से जो आर्टरी आ रही है ना,
पीछे जो आर्टरी आ रही है उसको यहीं पर रोक देते हैं और इसको ऐसे कहते हैं भाई तू ऐसे जा और जहाँ तक ब्लॉकेज है वहाँ तक नहीं जाएंगे और तू यहाँ जा। तो ये इस गली के रास्ते ना जाकर इसको हमने बाईपास, देखो बाईपास आपने सुना होगा ना, बाईपास का मतलब क्या है, गली के जो आपके शहर के ट्रैफिक है उससे हटके एक फ्लाईओवर बन जाता है। तो बेसिकली मेन रास्ते से तुम हटके एक दूसरा रास्ता लेके आ जाते हो और पहुँचते उसी रास्ते पे हो, तभी तो उसे बाईपास कहते हैं। बाईपास मतलब आपने पास कर दिया उसे। बाईपास रोड भी तो तो होता है। यस, बाईपास रोड का मतलब भी तो ये होता है कि शहर के मेन ट्रैफिक से हटके आपने एक फ्लाईओवर बना दिया और आप मेन रोड पे आ गए, तो वो भी यही बाईपास का मतलब है। तो आप उस मेन वाले को छोड़कर आप लोगों ने उसको फ्लो होने के लिए दूसरा दे दिया और यहाँ से आपका अब ब्लड फ्लो होके वापस ऐसे जाके और जो टिश्यूज में पहुँचना होगा या ऑर्गन में पहुँचना होगा यहाँ पर चला जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं बाईपास सर्जरी। हाँ जी, ये मतलब जितने पार्ट में जमा कर उस पर उतने पार्ट को हटा भी सकते हैं। ऐसे फिर आसान नहीं होता ना बेटा इतना कि उतने पार्ट को हटा दिया फिर बाकी वो मेंटेन तो रखना है। ये ट्यूब डाली होती है टेक्नोलॉजी नहीं, अब पता नहीं है भाई, वो तो मेडिकल वाले ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। जिस चीज़ के बारे में पता नहीं है मैं उसके बारे में कमेंट करना पसंद भी नहीं करता। सर ये भी तो होता है कि वो वहाँ से ट्यूब ही काट देते हैं और दूसरी बता तो जगह दिया, यही वाला तो है वो। यही कर देते हैं। हाँ, तो या तो वो स्टैंड डालेंगे या फिर इस तरीके से होगा, बाकी इससे ज़्यादा डिटेल मैंने पढ़ी नहीं है। मैम से आप पूछ रहे हैं अभी, बायो वाली मैडम से, ठीक है। तो ये आपके पास ह्यूमन हार्ट में रहता है। मेरे हिसाब से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताई है, उनको हाइपरटेंशन से ठीक है। हाइपरटेंशन में बेसिकली क्या होता है, आपका वही कंस्ट्रिक्शन होता है नैरो, तो ब्लड एक साथ पंप करना शुरू करता है, शूट कर जाता है। तो हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है, आपकी एड्रेनलिन रश हो जाती है, आपके दिमाग में प्रेशर बढ़ जाता है। फिर हार्ट में एक फैक्टर होता है जिसे कहते हैं ANF, एट्रियल नाट्री यूरेटिक फैक्टर। कौन सा फैक्टर? ANF, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है और आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से ब्लड, फिर वही कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाने की एरिया कम हो गया और एरिया कम हो गया तो ब्लड का प्रेशर बढ़ गया और प्रेशर आने की वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन के से हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी एट्रियल नाट्री यूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नाट्री यूरेटिक फैक्टर, एक्चुअल में ये शायद किडनी से रिलेटेड भी है। वहाँ पे जब किडनी, हाँ, रास सिस्टम होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो अब जो भी है इतना डिटेल में आप देख लेंगे बाद में कभी गए तो। जो मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें पता है मैं आपको शेयर कर देता हूँ, है। लेकिन 10th के लेवल से मैंने आपकी कोई चीज़ नहीं छोड़ी है। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।